आज हम सॉल्व करेंगे 2024 जीएसआई प्रीलिम्स पेपर 2 यानी कि केमिस्ट्री पेपर, उसका इनऑर्गेनिक प्लस एनालिटिकल पोर्शन। टोटल 40 क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? विच अमंग द फॉलोइंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स हैज 5 डिजेनरेट d ऑर्बिटल्स। एजीमुथल क्वांटम नंबर फॉर d ऑर्बिटल क्या है? और हमें पता है कि l का वैल्यू होता है 0 से लेके n-1 तक। सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर 3 या 3 से ज्यादा हो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, देन ओनली d ऑर्बिटल्स कैन एग्जिस्ट। सो ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, बोथ 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following statements related to radial distribution plots for hydrogen atom is not correct? कौन सा इनकरेक्ट है वो बताना होगा। अब आप देखो, नॉर्मली हमको एक रेडियस का इक्वेशन पता है ऑलरेडी, 0.53 n स्क्वायर बाई जेड इतना एंगस्ट्रॉम। यहाँ पे n क्या है? n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। बट ये जो रेडियस का इक्वेशन है ये किसके लिए एप्लीकेबल है? दिस इज फॉर द रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट। ये आप ध्यान रखना, द रेडियस फॉर्मूला ऑफ बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम्स, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होना चाहिए। और k शेल का कितना रेडियस होगा, l शेल का कितना रेडियस होगा, m शेल का कितना रेडियस होगा, यानी कि क्वांटम नंबर बढ़ने के साथ साथ, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ने के साथ साथ रेडियस का कैसा चेंज होगा, दैट इज डिस्क्राइब्ड बाय दिस इक्वेशन। बट जब भी हमारे पास ऑर्बिटल आ जाएगा, बोर ऑर्बिट के जगह ऑर्बिटल आ जाएगा, वो भी sp-d-f और साथ में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 2 3 4 जो भी चाहे अटैच्ड हो ऑर्बिटल्स के पहले, उनके लिए इक्वेशन कभी भी एप्लीकेबल नहीं होगा। उनके लिए एप्लीकेबल होगा रेडियल वेव फंक्शन। रेडियल वेव फंक्शन के रिलेटेड जितने भी श्रोडिंजर इक्वेशन है, उनको सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा मोस्ट प्रोबेबल रेडियस, और उसको जब आप प्लॉट करोगे 4 पाई आर स्क्वायर डी आर टाई स्क्वायर, इसको वाई एक्सिस में, एंड न्यूक्लियस से डिस्टेंस यानी कि रेडियस इसको एक्स एक्सिस में, तब आपको इस टाइप का ग्राफ मिलेगा। ये जो ग्राफ मैंने दिखाया है, फॉर एग्जांपल ये है 1s ऑर्बिटल के लिए, ये है 2s ऑर्बिटल के लिए। एक्स एक्सिस में क्या है r, एंड वाई एक्सिस में क्या है दिस क्वांटिटी। तो इस ग्राफ में अगर मैं कंपेरिजन करूं, मोस्ट प्रोबेबल रेडियस ऑफ 2s कहाँ पे है? at this point, and most probable radius of 1s orbital कहाँ पे है? at this point. That is why 2s orbital का radius is greater than 1s orbital का radius. but आपके लिए ये possible नहीं है कि आप 3s, 3p, 2p, 3d etc. सभी ऑर्बिटल के रिगार्डिंग दिस काइंड ऑफ रेडियल वेव फंक्शन के ग्राफ याद रखो। तो उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि रेडियस ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है, नॉट ऑर्बिट, रेडियस ऑफ ऑर्बिटल directly proportional to principal quantum number and inversely proportional to azimuthal quantum number जब n is constant। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर कांस्टेंट है तो एजीमुथल क्वांटम नंबर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस ऑफ ऑर्बिटल। तो अब सबसे पहले सेकेंड स्टेटमेंट को देखो, 1s 2s 3s, यहाँ पे एजीमुथल क्वांटम नंबर का कोई भी चेंज नहीं है, सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का चेंज है। तो क्या होगा? 3s greater than 2s greater than 1s. So this is correct. Statement 2 is correct. Then statement C को आप देखो, यहाँ पे है 2p and 3p ऑर्बिटल, यहाँ पे भी एजीमुथल क्वांटम नंबर का कोई चेंज नहीं है, सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का। That's why 3p have greater size than 2p ऑर्बिटल। So ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अब हमें कंपैरिजन करना है बिटवीन 3p, 3s एंड 3d। यहाँ पे आप देखिए कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो सेम है, चेंज क्या हुआ है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। एंड अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला साइज किसका ज्यादा होगा? एस का सबसे ज्यादा, उसके बाद पी का, एंड सबसे कम डी का, क्योंकि एस का एजीमुथल क्वांटम नंबर है 0, पी के लिए है 1 एंड डी के लिए है 2। सो द रिलेशन विल बी 3s greater than 3p greater than 3d। ये होगा करेक्ट चॉइस। सो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट ऑप्शन और ऑप्शन डी रॉन्ग होगा। Which one of the following sets of quantum numbers represents the highest energy state? पहले तो आप देखो कि कौन सा स्टेटमेंट से कौन सा ऑर्बिटल आप जनरेट कर पा रहे हो। पहले स्टेटमेंट से 4s ऑर्बिटल जनरेट हो रहा है, सेकेंड स्टेटमेंट डिनोट कर रहा है 3s ऑर्बिटल को, थर्ड डिनोट्स 3p ऑर्बिटल को, एंड फोर्थ डिनोट्स 3d ऑर्बिटल को। अब आप क्या लगाओगे? सीधा सीधा ऑफ बाउ प्रिंसिपल लगाओगे, 1s 2s 2p, 3s 3p 3d, फिर 4s 4p 4d 4f। अब एनर्जी क्या होगा? 1s, उसके बाद 2s का, उसके बाद 2p एंड 3s, उसके बाद 3p एंड 4s, 3d 4p
एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो हाईएस्ट एनर्जी किसका है 3D का, उसके बाद किसका है 4s का, उसके बाद है 3p का, देन 3s का, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो 3D विल बी योर करेक्ट चॉइस, ऑप्शन डी। या फिर इसी क्वेश्चन को आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे कि अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल n प्लस एल वैल्यू जिसका हाईएस्ट है उसका एनर्जी भी ज्यादा होगा। n प्लस एल वैल्यू आप यहाँ पे देखो, पहले कपल का कितना है 4 प्लस 0 4, देन 3 प्लस 0 3, देन 3 प्लस 1 4, आखिरी का है 3 प्लस 2 5। सो लास्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट चॉइस इन दैट वे ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स कंटेन्स ट्रू मेटल्स ओनली। ट्रू मेटल हम किसको कहेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है मेटल का, सबसे पहले तो ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब मेटल्स ऑलवेज हैज ए टेंडेंसी टू फॉर्म Mn प्लस, मतलब वो अपना आउटर ऑर्बिटल का n इलेक्ट्रॉन रिलीज करके Mn प्लस फॉर्म में रहना पसंद करता है, यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होता है मेटल्स का। और इसके लिए साइज क्या होना चाहिए, साइज शुड बी लार्ज, तभी आउटर ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना आसान होगा। तो यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले तो p ब्लॉक का जितना भी एलिमेंट है उनमें मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स होता है, क्योंकि नॉर्मली कैसे रहता है पीरियोडिक टेबल में s ब्लॉक है लेफ्ट एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड में, उसके बाद d ब्लॉक एंड उसके बाद है p ब्लॉक। तो p ब्लॉक में जब हम जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में, तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है डिक्रीज करता है, और एटॉमिक रेडियस अगर डिक्रीज हो जाए तो वो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को आसानी से रिलीज नहीं कर पाएगा, सो दे विल नॉट शो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। तो राइट हैंड साइड में तो ज्यादातर नॉन मेटल्स रहते हैं, जैसे कि कार्बन, बोरॉन, सिलिकॉन, फिर यहाँ पे भी कार्बन बोरॉन है, साथ में नाइट्रोजन। सो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी तो वैसे ही कैंसिल हो गया। बाकी हम देखते हैं मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी में मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम ये दोनों क्या है मेटल है। व्हाट अबाउट सेलेनियम, सेलेनियम कहाँ पे है, सेलेनियम है ऑक्सीजन के ग्रुप में, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम, दिस इज ऑफ ग्रुप 16। अब कोई ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे तक जाते हैं तो क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है, विच फेवर्स इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। बट सेलेनियम उतना नीचे भी नहीं है, ये बीच में है। जबकि अगर आप ग्रुप 15 देखोगे, 15 में क्या है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। बिस्मथ है एकदम आखिरी का एलिमेंट, यानी कि इसका साइज ऑलरेडी बहुत इंक्रीज हो चुका है, विच फेवर्स इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। सो बिस्मथ क्या हो गया, बिस्मथ हो गया मेटल। वैसे ही ग्रुप 13 में एलिमेंट्स है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड आखिरी में थैलियम। सो थैलियम क्या है, हाई एटॉमिक रेडियस वाला एलिमेंट। सो थैलियम का इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने का चांसेस भी बढ़ जाएगा। सो थैलियम विल ऑल्सो शो मेटेलिक कैरेक्टर। तो कौन सा मेटेलिक कैरेक्टर नहीं शो करेगा, सेलेनियम। सो आंसर विल बी ऑप्शन डी। ऑप्शन बी भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सेलेनियम बिलोंग कर रहा है, ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है और आपको बताना है कि वो ट्रांजिशन एलिमेंट है या लैंथेनाइड है या फिर एक्टिनाइड है। एलिमेंट ए को देखो, यहाँ पे 4f ऑर्बिटल फिलअप होना चालू हुआ है, यानी कि 4f1 है, और एलिमेंट बी में 4f ऑर्बिटल 3 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाई कर चुका है। और 4f ऑर्बिटल्स फिलअप होना जब चालू होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लैंथेनाइड्स बोलते हैं, जिसका एक जनरल मिसकंसेप्शन है कि ये लैंथेनम से लुटेशियम तक है, बट दिस इज एक्चुअली फ्रॉम सीरियम टू लुटेशियम। देयर आर ओनली 14 लैंथेनाइड्स। लैंथेनम को हम लैंथेनाइड में नहीं कंसीडर करते हैं बिकॉज लैंथेनम में 4f ऑर्बिटल कितना है, 4f0। और ये जो इमेजिनरी एलिमेंट आपको दिया गया है ए और बी, ए इज नथिंग बट एक्चुअली सीरियम और बी है प्रेसियोडाइमियम विच इज पीआर। तो आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी, बोथ आर लैंथेनाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिस बेसिस में बनाया गया है उसी फंडामेंटल बेसिस को पूछा गया है कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर, क्या होगा, एटॉमिक नंबर। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट इज आयनिक रेडियस का ऑर्डर बताना होगा आपको अमंग दिस 4 आयंस, जहां पे Y3+ क्या है, स्कैंडियम, एंड देन शुरू होता है लैंथेनाइड्स का सीरीज। ये कौन से ग्रुप में है, ग्रुप 3। तो ग्रुप 3 का सेकेंड एलिमेंट है, और बाकी जो 3 आयंस है लैंथेनम, लुटेशियम एंड यूरोपियम, ये तीनों ही है लैंथेनाइड सीरीज के, यानी कि सीरियम टू लुटेशियम इसके बीच के। एटॉमिक नंबर 58 से 71 इस सीरीज में सबसे पहले आता है लैंथेनम, फिर सीरियम, देन बीच में यूरोपियम
एंड आखिरी में आता है लुटेशियम। तो कोई ग्रुप में जब हम राइट हैंड साइड में जाते हैं तो क्या होता है, एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है। तो इन तीनों का एटॉमिक आयनिक रेडियाई का ऑर्डर क्या होगा, लैंथेनम, देन यूरोपियम, देन लुटेशियम, सब 3+। बट व्हाट अबाउट इंडियम? नॉर्मली कोई ग्रुप के ऊपर से नीचे हम जब जाता है एटॉमिक या आयनिक रेडियाई इंक्रीज करता है, बट क्योंकि ये लैंथेनाइड्स है तो इनमें क्या होगा, वी नो 4f ऑर्बिटल इंट्रोड्यूस होने से लैंथेनाइड कंट्रैक्शन होगा, क्योंकि 4f ऑर्बिटल का शील्डिंग पावर है बहुत ही कम, और इस लैंथेनाइड कंट्रैक्शन की वजह से इंडियम का रेडियस इन सबसे ज्यादा होगा। सो करेक्ट ऑर्डर ये आपको कहां पे देखने को मिलेगा, ऑप्शन बी में, इट विल बी योर करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये स्लेटर्स रूल के ऊपर है। लास्ट टाइम भी स्लेटर्स रूल के ऊपर एक न्यूमेरिकल आया था, इस टाइम भी आया है। 3D इलेक्ट्रॉन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बताना है, यानी कि Z इफेक्टिव, और Z इफेक्टिव क्या होता है, ट्रू एटॉमिक नंबर माइनस शील्डिंग कांस्टेंट। शील्डिंग कांस्टेंट अब आपको निकालना पड़ेगा फॉर टाइटेनियम। टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर है 22 और इसका आउटर ऑर्बिटल्स का इलेक्ट्रॉनिक जनरल कॉन्फ़िगरेशन इज 3d2 4s2, और इसके आगे क्या क्या है, मतलब 22 इलेक्ट्रॉन्स को आप अगर सजाओगे देन यू विल गेट 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड उसके बाद ये वाला पार्ट 3d2 4s2। देखिए नॉर्मली जब हम इलेक्ट्रॉन को फिलअप करते हैं तो 3p6 के बाद 4s2 ऑर्बिटल, 4s ऑर्बिटल सबसे पहले फिलअप होगा, उसके बाद 3d ऑर्बिटल फिलअप होगा। बट जब आप स्लेटर रूल को अप्लाई करोगे वहां पे क्वांटम नंबर वाइज, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाइज आपको ग्रुपिंग करना होगा। तो यहाँ पे कैसे ग्रुपिंग होगा, 1s2 हो गया, फिर 2s2 2p6, फिर 3s2 3p6 और उसके बाद 3d2। नाउ अकॉर्डिंग टू स्लेटर रूल, जिस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को हम कंसीडर कर रहे हैं, जिसके लिए स्लेटर रूल अप्लाई कर रहे हैं, उसके राइट हैंड साइड के जितना भी इलेक्ट्रॉन है उसका कंट्रीब्यूशन होगा 0। देन नेक्स्ट रूल इज, अगर ये ऑर्बिटल 1s ऑर्बिटल होता तो इसके बाकी इलेक्ट्रॉन के लिए, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को हम कंसीडर कर रहे हैं, दूसरे इलेक्ट्रॉन इसके साथ प्रेजेंट है, तो बाकी इलेक्ट्रॉन के लिए कंट्रीब्यूशन होता 0.30। बट ये 3d ऑर्बिटल है, 1s ऑर्बिटल है नहीं, तो कंट्रीब्यूशन भी 0.30 नहीं होगा। कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 0.35। और कितना इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 3d में जो 2 इलेक्ट्रॉन है उनमें से एक इलेक्ट्रॉन के लिए तो हम शील्डिंग कांस्टेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, बाकी जो एक इलेक्ट्रॉन है वो कंट्रीब्यूट करेगा। सो 0.35 इंटू 1। अब उसके पहले क्या है, इसको हम बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल, यानी कि n-1 ग्रुप में कितना इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, कंट्रीब्यूशन कितना होगा। अगर हमारा कंसीडर्ड इलेक्ट्रॉन एक NS-NP वाला ग्रुप में रहता तो पेनल्टीमेट शेल के लिए कंट्रीब्यूशन होता 0.85, लेकिन ये NS-NP नहीं है, दिस इज 3D, यानी कि ND, और ND में अगर कंसीडरेबल इलेक्ट्रॉन होगा तो उसके पहले, यानी कि पेनल्टीमेट शेल के सभी इलेक्ट्रॉन के लिए कंट्रीब्यूशन होगा 1, और उसके पहले का जितना भी इलेक्ट्रॉन है उन सब के लिए कंट्रीब्यूशन होगा 1। सो टोटल शील्डिंग कांस्टेंट कितना है, 10 + 8 + 0.35, यानी कि 18.35। अब Z इफेक्टिव होगा 22, जो कि है ट्रू एटॉमिक नंबर, माइनस 18.35 विच विल बी इक्वल्स टू 3.65। कौन से ऑप्शन के साथ मैच हो रहा है, ऑप्शन डी, ये होगा करेक्ट चॉइस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन का साइज कार्बन से कम है, येट कार्बन शोज मैक्सिमम कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कैटिनेशन मतलब चेन फॉर्मिंग प्रॉपर्टी विद द एटम्स ऑफ इटसेल्फ, यानी कि दूसरे कार्बन के साथ एक कार्बन एटम कितना बॉन्ड इजीली फॉर्म कर सकता है और कितना चेन लिंक तक, दिस इज कॉल्ड कैटिनेशन प्रॉपर्टी। बट नाइट्रोजन में दोनों के पास, दो नाइट्रोजन एटम को अगर हम सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट करने का कोशिश करें तो दो लोन पेयर के वजह से क्या होगा, रिपल्शन होगा, और विदाउट द हेल्प ऑफ 2 पाई बॉन्ड्स एक सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो नहीं पाएगा। दैट इज वाई नाइट्रोजन डज नॉट शो एनी कैटिनेशन प्रॉपर्टी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ऊपर क्वेश्चन है, कंपैरिजन करना है आपको सल्फर को, फास्फोरस को और क्लोरीन को। अब आप देखो ग्रुप 15 में क्या है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। उसके राइट हैंड साइड में ग्रुप 16 में है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। देन हैलोजन का ग्रुप आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटीन। यहाँ पे आपको कंसीडर क्या करना है, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन।
तो नॉर्मली जब हम पीरियोडिक टेबल में राइट हैंड साइड में जाते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो क्या होता है, आयनिक रेडियाई या एटॉमिक रेडियाई क्या हो जाता है, स्मॉलर हो जाता है इन साइज। तो अगर रेडिया स्मॉल हो जाएगा तो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में हमको ज्यादा एनर्जी जरूरत होगा, विच इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। एंड अकॉर्डिंग टू दैट लॉजिक सल्फर का आयनाइजेशन एनर्जी क्या होना चाहिए, फास्फोरस से ज्यादा होना चाहिए। बट देयर इज एन एनोमली। एनोमली क्यों? सल्फर का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NH2 NP4, वहीं पे फास्फोरस का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NH2 NP3। NP3 मतलब दिस इज हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, एंड वी नो दैट फुल फिल्ड ऑर्बिटल या फिर हाफ फिल्ड ऑर्बिटल आर वेरी मच स्टेबल। तो स्टेबल ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना विल बी वेरी मच एनर्जेटिकली अनफेवरेबल, इसीलिए इसका उल्टा होगा, फास्फोरस का आयनाइजेशन एनर्जी विल बी ग्रेटर देन सल्फर। तो स्टेटमेंट 1 है रॉन्ग, स्टेटमेंट 2 है राइट। नाउ व्हाट अबाउट स्टेटमेंट 3? सल्फर हैज लोअर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन क्लोरीन, एंड इट इज कंप्लीटली राइट बिकॉज एक तो राइट हैंड साइड में होने के वजह से क्लोरीन का साइज सल्फर के साइज से कम है, छोटा है, तो इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैसे ही ज्यादा होगा। सेकेंडली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हैलोजन सीरीज क्या है, NH2 NP5। NP5 मतलब बस और एक इलेक्ट्रॉन लेने से ही इसका NP6 यानी कि p ऑर्बिटल फुलफिल्ड हो जाएगा, एंड दैट इज ऑल्सो द रीजन कि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सल्फर से बहुत ज्यादा है। सो कमेंट 3 इज ऑल्सो करेक्ट, स्टेटमेंट 3 इज ऑल्सो करेक्ट। ऐसा ऑप्शन कहाँ पे है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल आपको बताना है। नॉर्मली एक चीज आप ध्यान में रखना कि रिपल्शन क्या होता है, कहाँ पे होता है, रिपल्शन हैपेंस अराउंड द सेंट्रल एटम। ठीक है, कोई भी अगर आपको मॉलिक्यूल दिया जाए वहां पे रिपल्शन अगर होना है बॉन्ड पेयर के बीच में, तो वो सेंट्रल एटम के अराउंड होगा। फॉर एग्जाम्पल वाटर का स्ट्रक्चर क्या है, 2 हाइड्रोजन एटम है और यहाँ पे 2 लोन पेयर है। अब इन दोनों बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन कहाँ पे होगा, इस जगह पे होगा रिपल्शन, बट वी नो दैट लोन पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, विच इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो ये जो रिपल्शन है उसका वैल्यू इन दोनों रिपल्शन के वैल्यू से बहुत कम होगा। सो ये बॉन्ड एंगल क्या होगा, बॉन्ड एंगल विल बी 104.5 डिग्री, विच इज लेस देन आइडियल टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल विच इज 109.28 डिग्री। बट अगर ऑक्सीजन को हम रिप्लेस कर दे विथ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स लाइक ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के नीचे जो है सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, तो क्या होगा, ये जो बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन्स था वो इलेक्ट्रॉन इस जगह पे एक्यूमुलेटेड था when the central atom was more electronegative। जब X was oxygen तब इन दोनों बॉन्ड का सब इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे था एक्यूमुलेटेड ऑक्सीजन के सामने, एंड दैट इज वाई देयर वाज अ गुड अमाउंट ऑफ रिपल्शन फोर्स। बट जब आप सल्फर में आओगे, एक्स को रिप्लेस करोगे विथ सल्फर, देन इसको रिप्लेस करोगे विथ सेलेनियम एंड देन बाय टेलुरियम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप क्या कर रहे हो, घटाते जा रहे हो, then these electron clouds will not be accumulated near the central atom। वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स पूरे बॉन्ड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इक्वली। तो ये रिपल्शन फोर्स क्या होगा, बॉन्ड पेयर का रिपल्शन फोर्स विल बी डिक्रीज्ड। और अगर ये रिपल्शन फोर्स डिक्रीज हो गया देन जो लोन पेयर का रिपल्शन फोर्स था उसका तो अमाउंट सेम ही है अभी तक, तो उसके वजह से बॉन्ड एंगल और भी ज्यादा क्या होगा, श्रिंक हो जाएगा। दिस थीटा विल डिक्रीज। सो ऑर्डर होगा H2O ग्रेटर देन H2S ग्रेटर देन H2 सेलेनियम एंड ग्रेटर देन H2 टेलुरियम। ऐसा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीरियोडिक टेबल में अगर आप लेफ्ट से राइट हैंड साइड में जाओगे अलोंग ए पीरियड, देन एटॉमिक रेडियस क्या होगा, डिक्रीज करेगा। अगर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन छोड़ने का कैपेबिलिटी, आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने का कैपेबिलिटी क्या होगा, वो भी डिक्रीज करेगा। सो कोई एलिमेंट अगर X है उसको कैटायन में कन्वर्ट करना क्या होगा, और भी ज्यादा डिफिकल्ट होगा। एंड वी नो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर डिनोट्स मेटालिक कैरेक्टर। सो राइट हैंड साइड में क्या होगा, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल ऑक्साइड्स ऑफ एलिमेंट्स बिकम लेस बेसिक। बेसिक मतलब क्या, बेसिक मतलब मेटालिक और एसिडिक मतलब नॉन मेटालिक। तो राइट हैंड साइड में अगर मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा तो उन एलिमेंट्स का बेसिक कैरेक्टर भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा।
सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट चॉइस। ऑप्शन होगा सी, बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट इज कार्बन क्यों एलोट्रोपिक फॉर्म शो करता है, उसके बारे में पूछा गया है। एलोट्रोपी मतलब कार्बन डायमंड के फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है, ग्राफाइट फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है एंड फुलरिन के फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है। सो ये एलोट्रोपिक नेचर दिखाने के लिए जो मेन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है दैट इज कार्बन में क्या है 2s2 2p2, ये है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। दिस इज इन ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे मूव होता है। सो वी गेट 4 ऑर्बिटल्स जिनको एक साथ हाइब्रिडाइज करने के बाद हमें 4 sp3 ऑर्बिटल्स मिल जाता है इंडिविजुअल, विच मेक्स कार्बन कैपेबल फॉर फॉर्मिंग p pi bonds एंड ऑल्सो कार्बन हैज गुड कैटिनेशन प्रॉपर्टी। सो ऑप्शन डी होगा आपका करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ए न्यूट्रल एटम ऑफ एन एलिमेंट हैज 2k 8l एंड 5m इलेक्ट्रॉन। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल्स टू 1 मतलब k शेल, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है मतलब 1s2, देन n इक्वल्स टू 2 यानी कि l शेल, l में है 8 इलेक्ट्रॉन, सो 2s2 2p6, l भी क्या है, l भी है कंप्लीटली फिल्ड। देन व्हाट अबाउट n इक्वल्स टू 3, l में है ओनली 5 इलेक्ट्रॉन्स, इसको आप कैसे लिखोगे 3s2 3p3। अब आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ p इलेक्ट्रॉन कितना है, यहाँ पे है 2p6, यहाँ पे है 3p3, सो टोटल 9 p इलेक्ट्रॉन है, दैट इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए होगा करेक्ट चॉइस। और ये कौन सा एलिमेंट का नंबर दिया गया है, दिस इज फॉर एटॉमिक नंबर ऑफ फॉस्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन बफर के रिगार्डिंग है। स्टेटमेंट 2 को हम पहले देखेंगे कि इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ NaH2PO4 एंड Na2HPO4 एक्ट्स एज ए बफर। हमें क्या पता है, अगर कोई वीक एसिड है और उसका एक सॉल्ट है, दोनों के मिक्सचर को हम बोलेंगे बफर सोल्यूशन। अब इन केस ऑफ NaH2PO4 हम बोल सकते हैं कि दिस इज एन वीक एसिड, तो इसका सॉल्ट क्या होगा, ये डिसोसिएट होने के बाद अगर इस फॉर्म में रहता है NaHPO4 माइनस प्लस H प्लस, और हम इसका एक सॉल्ट फॉर्म करते हैं लाइक Na2HPO4, देन वी कैन से दैट इस सॉल्ट के साथ इस वीक एसिड का मिक्सचर इज अ सक्सेसफुल बफर मिक्सचर। सो स्टेटमेंट 2 क्या है, स्टेटमेंट 2 है करेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 में बोला गया है एन aqueous solution of NaH2PO4 is acidic and that of Na2HPO4 is basic in nature. This is a correct statement, क्योंकि जब हम ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड के 3 pKa वैल्यू को देखेंगे देन वी विल सी दैट जो फर्स्ट pKa वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन सेकेंड pKa वैल्यू विच इज ग्रेटर देन थर्ड pKa वैल्यू। यानी कि फॉस्फोरिक एसिड से पहला H प्लस को निकालना जितना आसान है, सेकेंड H प्लस को निकालना उससे ज्यादा मुश्किल है। एंड आफ्टर गेटिंग HPO4 2 माइनस आयन, यहां से थर्ड H प्लस को निकालना इज नियरली इम्पॉसिबल। सो एक्वस सोल्यूशन में इसका अगर एक सॉल्ट आप यूज करोगे लाइक NaHPO4 2 माइनस, देन रिएक्शन क्या होगा, वाटर से एक H प्लस विल बी कंज्यूम्ड बाय दिस एनायन एंड वी विल गेट Na प्लस H2PO4 माइनस प्लस OH माइनस। तो सोल्यूशन क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया बेसिक। बट अगर इस सॉल्ट के जगह, सॉरी यहाँ पे Na2 होगा और यहाँ पे 2Na प्लस, इस सॉल्ट के जगह अगर हम NaH2PO4 ये सॉल्ट यूज करते हैं इन एक्वस सोल्यूशन, तो क्या होता, यहाँ पे एनायन है H2PO4 जिसके लिए अप्लाई होगा pKa वैल्यू 2 विच इज मोर देन pKa वैल्यू 3, तो ये अभी भी वाटर सोल्यूशन में H प्लस को डोनेट कर पाएगा। एंड अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लाउरी थ्योरी दिस विल एक्ट एज एसिड। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो गया, स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट हो गया। और ये जो स्टेटमेंट 1 में एक सॉल्ट H प्लस को डोनेट करता है और दूसरा सॉल्ट एक्वस सोल्यूशन को बेसिक बनाता है, इसीलिए दिस इज ए गुड बफर सोल्यूशन। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू एंड स्टेटमेंट 1 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 2। ये होगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, SO3 में 1 p orbital and 2 d orbital are used in S double bond O formation। आपको बताना है कि तीनों S double bond O जो है वो आइडेंटिकल क्यों है। दिस इज बिकॉज ऑफ नथिंग बट रेजोनेंस, जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 3 इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपको मिलेगा जहां पे बस डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो जाएगा एंड दैट इज व्हाई आंसर विल बी ऑप्शन डी, आयनिक कोवेलेंट रेजोनेंस इन द मॉलिक्यूल। अगला क्वेश्चन है NF3 के बारे में।
इसका बॉन्ड एंगल कैसा है और ये गुड लुईस बेस है कि नहीं। हमने कुछ देर पहले क्या डिस्कस किया था कि बॉन्ड पेयर में जो रिपल्शन होता है वो रिपल्शन होने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ पे डेंस होना पड़ेगा, कंसेंट्रेट होना पड़ेगा, सेंट्रल एटम के बिल्कुल नजदीक। यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन है तब जाके हमारा बॉन्ड पेयर रिपल्शन विल बी ऑफ अ गुड अमाउंट। और गुड अमाउंट मतलब ऑलरेडी यहाँ पे जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन था उसको ये थोड़ा सा काउंटर कर पाएगा, यानी कि बॉन्ड एंगल क्या होगा, बॉन्ड एंगल विल बी ग्रेटर। बट इन दिस केस फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन है वेरी मच इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से भी ज्यादा है, नाइट्रोजन जो कि है यहाँ का सेंट्रल एटम। सो इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहाँ पे रहेगा, सब इलेक्ट्रॉन क्लाउड तीनों बॉन्ड पेयर्स का फ्लोरीन के सामने एक्यूमुलेटेड रहेगा। एंड दैट इज वाई ये जो रिपल्शन है बॉन्ड पेयर रिपल्शन दैट विल बी बैड इन अमाउंट। तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, लोअर हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। सो ऑब्वियसली फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू कि NF3 has bond angle value much lower than the tetrahedral bond angle। इसका bond angle value lower होगा। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, NF3 इज ए गुड लुईस बेस। दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट क्योंकि नाइट्रोजन को गुड लुईस बेस होने के लिए इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का प्रोबेबिलिटी क्या रखना चाहिए, हाई रखना चाहिए। लेकिन अगर इसके साथ 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हुआ है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। सो इस लोन पेयर को वो क्या कर देगा, अनअवेलेबल बनाएगा। सो इट विल बी ए बैड लुईस बेस। सो करेक्ट स्टेटमेंट इज ओनली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आप देखो B2H6 का जितने भी रिएक्शन है वो आप अलग से याद नहीं रख के भी इसको सॉल्व कर सकते हो। आपको बस जानना होगा कि डाइबोरेन B2H6 इज अनस्टेबल। B2H6 को आप प्रिजर्व नहीं कर सकते हैं एट रूम टेम्परेचर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो ऑप्शन सी में रूम टेम्परेचर दिया गया है जहां पे B2H6 एमोनिया के साथ रिएक्शन करना तो क्या खुद एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा। दैट इज वाई दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। अगला क्वेश्चन, ZNS का रेडियस रेशियो बोला गया है 0.52 है विच सजेस्ट ए कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 6। लेकिन एक्चुअल केस में ZNS एडॉप्ट्स ए 4:4 कोऑर्डिनेशन नंबर। इसका रीजन क्या है, देखिए रेडियस रेशियो रूल जब आप अप्लाई करोगे आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, इसको हम अप्लाई करते हैं फॉर प्योरली आयनिक कंपाउंड। प्योरली मतलब 100% आयनिक कंपाउंड, उसके लिए बेस्ट अप्लाई होता है रेडियस रेशियो रूल। लेकिन अगर वहां पे थोड़ा सा भी कोवेलेंट कैरेक्टर आ गया कुछ परसेंटेज तो क्या होगा, वो अप्लाई नहीं होगा। एंड दैट इज द रीजन फॉर दिस दैट ZNS इज एन आयनिक कंपाउंड विथ कंसिडरेबल कोवेलेंसी। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्या है, थियोरेटिकली कैलकुलेटेड लैटिस एनर्जी। दो कंपाउंड का दिया गया है, एक है हाइपोथेटिकल कंपाउंड क्योंकि NaCl2 एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन इसका लैटिस एनर्जी कितना है -2180 किलोजूल पर मोल। और जो एग्जिस्ट करता है NaCl उसका लैटिस एनर्जी है -755 किलोजूल पर मोल। हमको पता है कि लैटिस एनर्जी जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उतना ही उस करेस्पॉन्डिंग कंपाउंड का लैटिस क्या होना चाहिए, उतना ही ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। सो व्हाट इज द एनोमली हियर कि NaCl एग्जिस्ट ही नहीं करता। दैट इज बिकॉज NaCl में कौन सा कैटायन है, Na2+, और सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है 1s2 2s2 2p6 एंड देन 3s1। ये जो 3s1 है इस इलेक्ट्रॉन को कंज्यूम करने के बाद हमको क्या मिलता है Na+, जिसका आउटर मोस्ट कन्फिगरेशन है 2s2 2p6। अब Na+ से Na2+ फॉर्म करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना पड़ेगा दैट इज फ्रॉम दिस ऑर्बिटल एंड 8 इलेक्ट्रॉन फील्ड वेरी स्टेबल शेल। एंड दैट इज वाई जो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी होगा दैट विल बी वेरी वेरी हाई। वो इतना हाई होगा कि बॉन्ड लैंड इक्वेशन के बजाय अगर आप बॉन्ड हेबर साइकिल को ड्रॉ करोगे वहां पे आपको पता चल जाएगा कि NaCl2 फॉर्मेशन इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल फॉर दिस हाई सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉल्युबिलिटी ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इन ए सॉल्वेंट डिपेंड्स ऑन। दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, लैटिस एंथैल्पी के ऊपर भी और हाइड्रेशन एंथैल्पी के ऊपर भी। नेक्स्ट इज अबाउट डिफेक्ट्स इन सॉलिड। फ्रेंकेल डिफेक्ट में क्या होता है, इन केस ऑफ फ्रेंकेल डिफेक्ट कुछ कैटायन अपने साइड से एब्सेंट रहता है बट दे आर प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल साइट ऑफ द लैटिस। यानी कि डेंसिटी क्या रहता है, डेंसिटी का कोई भी चेंज नहीं होता, डेंसिटी रिमेन्स अनचेंज्ड। And this kind of defects are shown by ionic solids, most of the ionic solids। और ये होने के लिए
there should be a large size difference between the cations and anions. These are some characteristics of Frenkel defect. So first statement तो हो गया wrong statement because it is shown by ionic solids and not covalent solids. Second statement क्या है? Compounds having Frenkel defect have small positive ions and large negative ions, where small positive ions are highly polarizing and large negative ions are readily polarized. Statement is true. So कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन डी, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट 2 इज ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन, CH3PF4 में 2 टाइप्स ऑफ F एटम्स होते हैं. इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? TBP यानी कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, बीच में जिसका है फॉस्फोरस और अटैच्ड है 4 फ्लोरीन एटम्स. एक बस क्या है? CH3 एंड दैट इज वाई इट इज ए हाईली फ्लक्शनल मॉलिक्यूल, क्योंकि इसके पास बस एक ही मिथाइल ग्रुप है, तो इसीलिए हम इसको 19F NMR के थ्रू डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं कि कौन सा वाला फ्लोरीन इक्वेटोरियल पोजीशन में है और कौन सा वाला एपिकल पोजीशन में है. बट जब हम और एक CH3 ग्रुप को इंट्रोड्यूस करेंगे तो क्या होगा? देयर विल बी ओनली बेरी स्यूडो रोटेशन और वो भी हाई टेम्परेचर में अलाउड होगा, अदरवाइज द स्ट्रक्चर विल बी वेरी मच रिजिड. तो ऑप्शन होगा ऑप्शन डी. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉन्ड एंगल इज गिवन फॉर H2O मॉलिक्यूल 104.5 डिग्री. आपको P कैरेक्टर बताना है फॉर द नॉन बॉन्डिंग सेट ऑफ ऑर्बिटल्स. ये है बॉन्डिंग ऑर्बिटल और ये दोनों क्या है? नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स. थीटा का वैल्यू तो गिवन है 104.5. हमारे पास दो इक्वेशन है, एक है S/S-1 जहां पे S है इस कैरेक्टर बट नॉट इन परसेंटेज, ये आप ध्यान रखना, इट इज नॉट इन परसेंटेज. और दूसरा इक्वेशन है P-1/P जहां पे P क्या है? P कैरेक्टर बट नॉट इन परसेंटेज ऑल्सो. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि cos थीटा क्या है. cos थीटा का वैल्यू गिवन है 0.25 माइनस 0.25, तो यहाँ पे होगा माइनस 0.25, तो P का वैल्यू कितना आएगा? 0.8 इंटू 100 यानी कि 80% P कैरेक्टर. अब ये 80% किसका आया? 80% आया ये जो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का बॉन्ड है, यानी कि बॉन्ड पेयर, उनके लिए P कैरेक्टर इज 80%. अब अगर आपका ये नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल का P कैरेक्टर कैलकुलेशन करना है तो आप कैसे करोगे? तो P कैरेक्टर अगर 80% है तो इस कैरेक्टर कितना होगा? फॉर ईच ऑफ द OH बॉन्ड P कैरेक्टर है 80%, सो इस कैरेक्टर होगा 100 माइनस 80 यानी कि 20%. सो इस बॉन्ड का इस कैरेक्टर है 20%, इस बॉन्ड का भी इस कैरेक्टर है 20%. बाकी क्या रहा हमारे पास? नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, यानी कि जहां पे लोन पेयर एग्जिस्ट कर रहा है. अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्शन है कि वाटर मॉलिक्यूल, इसमें सेंट्रल एटम ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन कितना है? sp3. सो जब भी हम कैलकुलेट करेंगे हम इस कैरेक्टर से कैलकुलेट करेंगे, इसको 100% मान के. अब आप देखो इस मॉलिक्यूल पे, अब ध्यान दो, एक बॉन्ड पेयर में इस कैरेक्टर कितना था? 20%. दूसरे बॉन्ड पेयर में इस कैरेक्टर कितना था? 20%. बाकी हमारे पास है दो नॉन बॉन्डिंग पेयर, तो उसका बॉन्ड कैरेक्टर कितना होगा? 100 माइनस 20 प्लस 20%, इट विल कम 60% इस कैरेक्टर. अब इस 60% इस कैरेक्टर को आप दो नॉन बॉन्डिंग पेयर के बीच में इक्वली अगर डिवाइड करोगे तो हर एक के पास कितना करके आएगा? 30% करके इस कैरेक्टर आएगा. और अगर 30% इस कैरेक्टर है नॉन बॉन्डिंग पेयर्स के, तो P कैरेक्टर कितना होगा? 100 माइनस 30% यानी कि 70% है इस नॉन बॉन्डिंग पेयर का P कैरेक्टर एंड 70% होगा इस नॉन बॉन्डिंग पेयर का P कैरेक्टर. ये आप ध्यान में रखना कि हमेशा इस कैरेक्टर को, सेंट्रल एटम का इस कैरेक्टर को 100% मान के फिर कैलकुलेशन करना है. तो आंसर क्या होगा? आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज 70%. नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्शन आपको सीखने को मिलेगा. देखिए, अगर कोई मॉलिक्यूल AB है कंप्लीटली यानी कि प्योरली 100% कोवैलेंट, तो क्या होगा? उसमें जो दो इलेक्ट्रॉन्स है, एक बॉन्ड बनाने के लिए दो इलेक्ट्रॉन का जरूरत पड़ता है, वो दो इलेक्ट्रॉन इक्वली डिवाइडेड रहेगा बिटवीन A एंड B. सो हम चाई AB को ऐसे लिख सकते हैं, phi A phi B प्लस phi B phi A, यानी कि एक बार ये इलेक्ट्रॉन A के पास रहेगा और दूसरे प्रोबेबिलिटी में ये इलेक्ट्रॉन B के पास रह सकता है. वैसे ही दिस इलेक्ट्रॉन कैन बी नियर B इन वन प्रोबेबिलिटी एंड कैन बी नियर A इन सेकेंड प्रोबेबिलिटी.
ये हो गया कोवैलेंट बॉन्डिंग के लिए जब प्योर 100% कोवैलेंट बॉन्ड है। अब अगर आपके पास ए बी मॉलिक्यूल है कंप्लीटली प्योरली 100% आयोनिक, तो क्या होगा, या तो ए प्लस बी माइनस होगा या फिर ए माइनस बी प्लस होगा। यानी कि जो दो इलेक्ट्रॉन है वो दो इलेक्ट्रॉन या तो फिर ए के पास रहेगा या तो फिर वो दो इलेक्ट्रॉन बी के पास रहेगा कंप्लीटली। सो वी कैन राइट द वेव फंक्शन ऑफ ए बी इक्वल्स टू फाई ए और फाई बी। ये है फॉर कंप्लीटली प्योरली आयनिक मॉलिक्यूल के लिए। बट मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है, मॉलिक्यूल ना तो आयनिक होता है, ना तो कंप्लीटली कोवेलेंट होता है, ना तो कंप्लीटली आयनिक होता है। इन दोज केसेस हम एक मॉलिक्यूल को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं C1 शाई ए बी इन केस ऑफ कोवेलेंट प्लस C2 शाई ए बी इन केस ऑफ आयनिक। अब हमारे पास दोनों इक्वेशन है, एक कोवेलेंट बॉन्ड के लिए इक्वेशन बना हुआ है और एक आयनिक बॉन्ड के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन बना हुआ है। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, C1 मॉड स्क्वायर का फिजिकल सिग्निफिकेंस है प्रोबेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड बीइंग कोवैलेंट, कंपाउंड का कोवैलेंट होने का प्रोबेबिलिटी। तो सपोज अगर आपको कहा जाए कि कंपाउंड है 80% कोवैलेंट, कंपाउंड में कोवैलेंट नेचर है 80%, तो आप क्या करोगे, C1 स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 80% आप नहीं लिखोगे, आप लिखोगे 0.80 100 से डिवाइड करके। सो यहाँ से आपका C1 का वैल्यू मिल जाएगा। वैसे ही 80% कोवैलेंट मतलब 20% क्या हो जाएगा, वही कंपाउंड आयनिक हो जाएगा। सो आप ऐसे लिख सकते हो C2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0.20। तो यहाँ से आपको C2 का वैल्यू मिल जाएगा। तो प्रॉब्लम में ज्यादातर C1 का एंड C2 का ही वैल्यू पूछा जाता है, बट इन पर्टिकुलर केस हमको क्या पूछा गया है कि गिवन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन किस केस के लिए है, रेजोनेंस के लिए होगा आंसर। क्यों रेजोनेंस के लिए होगा, बिकॉज फर्स्ट पार्ट ऑफ द इक्वेशन इज कंप्लीटली सेम। ये कोवेलेंट का इक्वेशन है, यहाँ पे आप इक्वेशन में देख लो शाई कोवेलेंट दिया गया है। सेकेंड पार्ट में आप देखो एक कांस्टेंट के साथ शाई H प्लस H माइनस और उसके साथ शाई H माइनस H प्लस दिया गया है। ये कैसे, अगर आपको याद है आयनिक कैरेक्टर में क्या था, आयनिक कैरेक्टर में या तो हम फाई ए लिख सकते थे या तो हम फाई बी लिख सकते थे। लेकिन अगर रेजोनेंस होगा, फॉर एग्जांपल ए प्लस बी माइनस इसके साथ ए माइनस बी प्लस एंड इसके साथ जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, इन तीनों का रेजोनेंस होगा, तो हम इस पर्टिकुलर इक्वेशन के सेकेंड पार्ट को कैसे लिखेंगे, सेकेंड पार्ट को ऐसे लिख सकते हैं, कांस्टेंट रहेगा उसके साथ शाई ए प्लस बी माइनस प्लस वही कांस्टेंट शाई ए माइनस बी प्लस। तो एग्जैक्टली क्वेश्चन में यही फिगर दिया गया है। सो केस कौन सा होगा, केस होगा रेजोनेंस, ऑप्शन बी। दिस इज वेव फंक्शन फॉर रेजोनेंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज फ्रॉम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्रीज वर्नर्स थ्योरी। और इन सब कंपाउंड से वर्नर ने किस कंपाउंड को प्रेसिपिटेट करवाया था, AgCl को। फॉर दैट ही नीडेड सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। सो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट इज विच वन अमंग द फॉलोइंग किलेट रिंग्स विल बी मोर स्टेबल। किलेट कॉम्प्लेक्स का जो स्टेबिलिटी होता है दैट डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर। एक है स्ट्रेन, रिंग स्ट्रेन, जितना कम होगा स्टेबिलिटी उतना ज्यादा होगा, एंड अनदर इज डिस्टेंस ऑफ द लिगैंड्स फ्रॉम द सेंट्रल मेटल एटम। और 4 मेंबर्ड, 5 मेंबर्ड, 6 मेंबर्ड एंड 7 मेंबर्ड में ओनली 5 मेंबर्ड रिंग इन दोनों को बैलेंस करके चलता है, मतलब उसका स्ट्रेन भी उतना ज्यादा नहीं है और डिस्टेंस ऑफ लिगैंड्स फ्रॉम द सेंट्रल मेटल आयन भी उतना ज्यादा नहीं है। सो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज IUPAC नोमेनक्लेचर क्या होगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट का। क्योंकि हाइड्राइड इज प्रेजेंट इन एनायनिक पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स, तो इसका नाम क्या होगा, हाइड्राइडो। और ऐसा आपको एक ही ऑप्शन में मिलेगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सिंपली बताना है कि कितने आइसोमर्स आपको मिलेंगे ऑफ ए कंपाउंड ऑफ दिस फॉर्मेट। ये जो आपको दिया गया है प्रोडक्ट, दिस इज नथिंग बट इन दिस फॉर्मेट। ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, एक है फेशियल, दूसरा है मेरिडियन, एंड दोनों ही क्या है, दोनों ही है ऑप्टिकली इनएक्टिव। सो ऑप्शन होगा 2 आइसोमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पूछा गया है फॉर पोटेशियम फेरोसाइनाइड। EAN कैसे निकालते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। Fe का एटॉमिक नंबर कितना है ग्राउंड स्टेट में, 26, और पोटेशियम फेरोसाइनाइड में Fe कितने ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, +2, यानी कि 26 - 2
24 होगा Fe2+ का कंट्रीब्यूटरी इलेक्ट्रॉन नंबर, और साइनाइड लिगेंड कितना करके इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, 2 करके। सो फाइनली वी विल गेट 36 एज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। यहाँ पे पोटेशियम, इसको हम क्यों कंसीडर नहीं किए, क्योंकि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का डेफिनेशन में ही है कि सेंट्रल मेटल आयन के सराउंडिंग में टोटल कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंड दैट इज वाई सेंट्रल मेटल आयन को हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो आंसर कितना होगा, 36, ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज ऑल्सो फ्रॉम IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे कैटायनिक पार्ट में जो प्लैटिनम है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +4, और एनायनिक पार्ट में जो प्लैटिनम है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। अब आप कुछ मत करो, कैटायनिक पार्ट का स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट और एनायनिक पार्ट का स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को डिटरमाइन करो। कैसे करोगे, कैटायनिक पार्ट में लिगेंड क्या है, NH3, H2O एंड Cl। NH3 एज ए लिगेंड कितना कंट्रीब्यूट करता है चार्ज में, 0, H2O भी 0, Cl कंट्रीब्यूट करता है -1। सो Cl का -1 एंड प्लैटिनम का +4 दोनों मिला के कितना होगा, +3। ये है कैटायन का ऑक्सीडेशन स्टेट। वैसे ही एनायन में प्लैटिनम है +2 स्टेट में एंड क्लोरीन है 4, यानी कि -4। तो कितना आएगा, -2 आएगा एनायनिक पार्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट। तो x कितना होना चाहिए और y कितना होना चाहिए, ऑब्वियसली x होगा 2 एंड y होगा 3। तो करेक्ट चॉइस विल बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज हाउ मेनी ml ऑफ 0.25 मोलर solution of H2SO4 will react with 10 ml 0.25 मोलर ऑफ NaOH solution। न्यूट्रलाइजेशन के लिए हम एज्यूम करते हैं कि x ml H2SO4 जरूरत है। 0.25 मोलर H2SO4 का मतलब 1000 ml H2SO4 solution contains 0.25 mole of H2SO4. So x ml H2SO4 will contain 0.25 by 1000 into x mole H2SO4। अब 1 मोल H2SO4 से हमें H+ आयन कितना मिलता है, 2 मोल। सो इतना मोल H2SO4 से हमें H+ आयन कितना मिलेगा, 2 इंटू 0.25 इंटू x बाई 1000, इतना मोल H+ आयन। और ये न्यूट्रलाइजेशन के लिए इक्विवेलेंट होना चाहिए किसके साथ, 10 ml 0.25 मोलर NaOH के साथ। अब 0.25 मोलर NaOH मतलब 1000 ml NaOH solution contains 0.25 मोल ऑफ OH माइनस आयंस। सो 10 ml कितना कंटेन करेगा, 0.0025 मोल ऑफ OH माइनस आयन। सो यहाँ पे आप पुट कर दो 0025, आंसर आएगा 5 ml। So answer will be option C. Next is which one of the following represents the correct order of acidity among carbon dioxide, sulfur dioxide and sulfur trioxide? कार्बन किस ग्रुप में है, ग्रुप नंबर 14 में है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एटसेट्रा। और उसके बाद एक ग्रुप छोड़ के ग्रुप 16 में क्या है, ऑक्सीजन, सल्फर एटसेट्रा। सो हम जितना राइट हैंड साइड में जाएंगे कोई भी पीरियड का, तो क्या होता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, और नॉन मेटल इज इक्विवेलेंट टू एसिडिक ऑक्साइड। मेटल का ऑक्साइड कैसा होता है, मेटल का ऑक्साइड होता है बेसिक, और नॉन मेटल का ऑक्साइड होता है एसिडिक। सो ये तो ऑब्वियस है कि SO2 एंड SO3 इन दोनों का एसिडिटी कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा होगा। अब इन दोनों में किसका एसिडिटी ज्यादा होगा, उसके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट आप देख लो, यहाँ पे है +4 एंड यहाँ पे है +6। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी किसका ज्यादा होगा, जिसका हाई चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एक्सेप्ट करेगा। और अकॉर्डिंग टू ल्यूइस एसिड बेस डेफिनेशन, जो गुड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एसिड। दैट इज वाई SO3 विल बी ए बेटर एसिड देन SO2। सो आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के बारे में पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, के है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड सी इज कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। फर्स्ट स्टेटमेंट इज एक्टिविटी कोएफिशिएंट्स आर टेकन एज यूनिटी, दैट इज करेक्ट। सेकंड इज ऑसवाल्ड लॉ इज वैलिड फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, दिस इज रॉन्ग। एंड द लास्ट स्टेटमेंट 1 में कंक्लूड अल्फा इक्वल्स टू √KA/C, दिस इज करेक्ट। सो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, वाटर इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये रॉन्ग है। The value of ionic product of water varies with temperature. This is correct. Ionic product temperature के साथ साथ increase करता है. The concentrations of H+ and OH- in 10⁻⁻5 molar HCl solution are same. This is wrong क्योंकि ये acidic solution है, H+ का amount हमेशा OH- से ज़्यादा रहेगा.
And finally, the ionization constant and ionic product of water are same. This is also wrong because ionization constant of water के साथ water का molarity जो कि है 55.56 ये multiply करने के बाद आपको ionic product मिलेगा. This is the equation. So ये भी wrong है. तो एक ही statement हमको correct मिला, that is statement B. Next है buffer के ऊपर एक numerical और इसके लिए आप कौन सा equation लगाओगे? Henderson's equation. पूरा नाम है Henderson-Hasselbalch equation. And according to this equation, pH equals to pKa plus log concentration of salt by concentration of acid. अब salt का concentration क्या है? According to given data, salt का concentration दिया गया है 0.2 molar, but salt use क्या कितना गया है? 4 ml. So 1000 ml of salt contains 0.2 mole of salt. But 4 ml of salt will contain 0.2 into 4 by 1000 इतना मोल ऑफ सॉल्ट. अब बफर सोल्यूशन में दो कंपोनेंट है, एक है 6 ml ऑफ एसिड और दूसरा है 4 ml ऑफ सॉल्ट. तो टोटल कितना हुआ? 10 ml. अब 10 ml के रेस्पेक्ट में इसका मोलरिटी कितना है? 10 ml ऑफ द सोल्यूशन कंटेन्स एग्जैक्टली दिस अमाउंट ऑफ सॉल्ट. सो 0.8 by 1000 मोल सॉल्ट. तो इसका मोलरिटी कितना होगा? 1000 ml में कितना है वो निकालना पड़ेगा, विच विल कम 0.08 मोलर. ठीक है, ये हो गया सॉल्ट का कंसेंट्रेशन. तो सॉल्ट के कंसेंट्रेशन के जगह हम क्या लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में? 0.08. वैसे ही अब एसिड के लिए कैलकुलेशन करते हैं. एसिड का भी मोलरिटी तो सेम ही है, दैट इज 0.2 मोल, यानी कि 1000 ml अगर एसिड रहता दैट वुड कंटेन 0.2 मोल ऑफ एसिड. लेकिन है कितना एसिड? 6 ml एसिड है, सो दैट वुड कंटेन 1.2 by 1000 मोल ऑफ एसिड. अब टोटल सोल्यूशन हमारे पास है 10 ml, सो 10 ml में अगर 1.2 by 1000 मोल ऑफ एसिड है तो 1000 ml में कितना रहता है, यानी कि हम मोलरिटी निकाल रहे हैं, आंसर होगा 0.12 इतना मोलर. तो एसिड के कंसेंट्रेशन के जगह हम क्या पुट करेंगे? 0.12. तो इन द नेक्स्ट स्टेप वी कैन राइट दैट pK का वैल्यू गिवन है 4.76 प्लस लॉग ऑफ 8 by 12, क्योंकि 0.08 एंड 0.12 कैंसिल होके 8 by 12 होगा, जो फर्दर कैंसिल होके 2 by 3 होगा. अब आप देखो log 2 माइनस log 3, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं और दोनों का ही वैल्यू क्या है क्वेश्चन में गिवन है. सो 4.76 प्लस 0.30 माइनस 0.48, आंसर कितना आएगा? 4.58. ये होगा आंसर विच मैचेस विथ ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हाइड्रोलिसिस रिएक्शन दिया गया है जो कि इक्विलिब्रियम में है. इसके लिए कौन सा एक्सप्रेशन इनकरेक्ट है वो आपको बताना है. रिएक्शन को पहले लिख लेते हैं. अब इस हाइड्रोलिसिस रिएक्शन का अगर हम रेट कांस्टेंट पकड़े KH, तो क्या होगा KH का एक्सप्रेशन? KH विल बी इक्वल्स टू OH माइनस का कंसेंट्रेशन इंटू HA का कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाई A माइनस का कंसेंट्रेशन इंटू वाटर का कंसेंट्रेशन. अब क्योंकि वाटर का कंसेंट्रेशन एज ए सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा है एंड प्रैक्टिकली इट रिमेन्स अनचेंज्ड, तो हम इसको क्या मान सकते हैं? कांस्टेंट मान सकते हैं. तो कांस्टेंट है तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे एंड फाइनली वी विल गेट KH इक्वल्स टू OH माइनस HA बाई A माइनस, और वाटर का कंसेंट्रेशन यहाँ पे इंक्लूड हो गया. सो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन A इज मैचिंग विद दिस. अब एक दूसरा रिएक्शन ट्राई करते हैं जहाँ पे सिर्फ एसिड का डिसोसिएशन हो रहा है. ये जो एनायन हमको दिया गया है उसका करेस्पॉन्डिंग कंजुगेट एसिड क्या है? HA. तो HA का अगर डिसोसिएशन होगा वी विल गेट HA H प्लस प्लस A माइनस, और इस एसिड डिसोसिएशन रिएक्शन का एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka का वैल्यू कितना होगा? A माइनस का कंसेंट्रेशन इंटू H प्लस का कंसेंट्रेशन बाई HA का कंसेंट्रेशन. अब आप बताओ कि वाटर का आयनिक प्रोडक्ट क्या है? Kw. इसका वैल्यू है H प्लस का कंसेंट्रेशन इंटू OH माइनस का कंसेंट्रेशन. अब आप ये करके देखो Kw बाई Ka कितना होगा? नीचे आ जाएगा A माइनस H प्लस और बाई HA है, मतलब HA ऊपर चला जाएगा, सो ऊपर HA का कंसेंट्रेशन कैंसिल हो जाएगा H प्लस एंड H प्लस. तो हमारे पास क्या रहा? OH माइनस का कंसेंट्रेशन, HA का कंसेंट्रेशन
बाई ए माइनस का कंसंट्रेशन। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू किसके साथ मैच कर रहा है, आप ऑप्शन ए में देखो, इस ऑप्शन में जो फिगर दिया गया है, एक्सप्रेशन दिया गया है, उसके साथ एग्जैक्टली मैच हो रहा है। सो वी कैन राइट दैट के एच इक्वल्स टू के डब्ल्यू बाई के ए। सो के एच इक्वल्स टू के डब्ल्यू बाई के ए। तो यहाँ से हम डिराइव कर सकते हैं पी के एच इक्वल्स टू पी के डब्ल्यू माइनस पी के ए, विच इज इन ऑप्शन नंबर बी। और ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है किसके साथ, इसके साथ। सो तीनों ही करेक्ट है, ए बी सी तीनों करेक्ट है। कौन सा रॉन्ग है, ये फोर्थ वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो यही होगा आपका करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग कंपाउंड्स डज नॉट फॉर्म प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन। मैंने आपको पहले ही कहा था कि HCl ना तो प्राइमरी स्टैंडर्ड है और ना तो NaOH प्राइमरी स्टैंडर्ड है। सो आंसर होगा ऑप्शन बी NaOH। नेक्स्ट है एनालिटिकल पार्ट से क्वेश्चन कि जब हम KMnO4 का टाइट्रेशन कर रहे हैं विथ क्लियर मोर सॉल्ट सोल्यूशन, मोर सॉल्ट में मेनली हम Fe2+ को क्या करते हैं, Fe3+ में ऑक्सीडाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ MnO4- जो कि खुद रिड्यूस हो जाता है Mn2+ में। अब इस रिएक्शन में जो भी कंडीशंस है वो मैंने एक एक करके बताया था आपको, अब देख लीजिएगा एनालिटिकल के प्लेलिस्ट में। उनमें से एक था कि अगर आप सफिशिएंट H+ को यूज नहीं करोगे देन क्या होगा, MnO4- in presence of Mn2+ ion will be converted into brown MnO2 precipitate। ये है ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट और साथ में जनरेट होगा 4H+। तो सोल्यूशन को एसिडिक करने के लिए हम H2SO4 सफिशिएंट अमाउंट ऐड करते हैं। और क्वेश्चन में वही पूछा गया है कि बिफोर द एंड पॉइंट आपको एक ब्राउन प्रेसिपिटेट मिल जाएगा, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। रीजन होगा रिएक्शन मीडियम वाज नॉट मेड एसिडिक सफिशिएंटली। लास्ट क्वेश्चन इनऑर्गेनिक पोर्शन का, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइट्रेशंस आर मेटल आयन इंडिकेटर्स यूज्ड। मेटल आयन इंडिकेटर हम कहाँ पे यूज करते हैं, in complexometric titration. So thank you for listening and have a nice day.